हेलो हेलो हेलो। मैं कृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ। मैं आपसे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे पीएसए के बारे में कुछ बातें की थी और आज उसी कड़ी में पीएसए की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रोस्टेट कैंसर के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूँ। जो कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप जानकारी रखेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा और आप की नॉलेज बढ़ेगी इस टॉपिक के बारे में। क्योंकि याद रखें कि प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली मैन के लिए, क्योंकि मैन की प्रॉब्लम है बाई दी वही है। वीमेन में तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता ही नहीं है। मैन को जो आफ्टर द एज ऑफ 40, 45, 50 प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के वो होते हैं करीबन 60 और 70 साल के बीच में। याद रखेंगे ये एक एज प्रेवलेंट डिजीज़ हम इसको बोलते हैं कि एज प्रेवलेंट डिजीज़ का मतलब है कि किसी डिजीज़ का अगर इंसिडेंस बढ़ता चला जाए उम्र बढ़ने के साथ साथ, उसे मेडिकली स्पीकिंग एज प्रेवलेंट प्रॉब्लम बोल देते हैं। और प्रोस्टेट का कैंसर भी एक ऐसी ही डिजीज़ है। पहले ये जान लें आपकी प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट है एक, वो बोलते हैं कि जैसे अखरोट है, वॉलनट बोलते हैं, वॉलनट टाइप के साइज़ का एक ब्लैडर के बेस के पास में अंदर बॉडी में एक ग्लैंड है। और इस ग्लैंड का काम क्या है कि आप पूछेंगे कि ग्लैंड करता क्या है। ये ग्लैंड सेमिनल फ्लूइड बनाता है। और सेमिनल फ्लूइड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेमिनल फ्लूइड में जो स्पर्म होते हैं वो ट्रैवल करते हैं और उसको सेमिनल फ्लूइड की प्रेजेंस में स्पर्म जो हैं वो प्रेगनेंसी के करने के काम को आते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो समझिए कि आपके मैन को इनफर्टिलिटी हो सकती है और प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो करीबन ये समझिए आपके 95% केसेज में प्रोस्टेट कैंसर एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है, जो कि अगर हो जाता है तो धीरे धीरे बढ़ता है। 5% के करीबन जो है वो कैंसर, उसको हम बोल देते हैं मेडिकली स्पीकिंग स्मॉल सेल कार्सिनोमा। और वो एग्रेसिव टाइप का होता है, वो बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत जल्दी बॉडी में, बोन्स में, लिम्फ नोड में और सारे ऑर्गन्स में फैल के और वो ज़्यादा डेथ कर सकता है। हर साल करीबन अमेरिका में 1,80,000 के करीबन जो है वो नए केसेज प्रोस्टेट कैंसर के देखने में आते हैं। और करीबन 30-32 हज़ार लोगों की डेथ हर साल प्रोस्टेट कैंसर की वजह से हो जाती है अमेरिका में। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप जाएंगे कि अमेरिका का छोड़े, आप इंडिया में क्या बात है। तो इंडिया का साइज़ आपको मालूम होगा, इंडिया की पॉपुलेशन का साइज़ करीबन 4 गुना है अमेरिका से। तो चाहे तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रिसाइज नंबर चाहिए तो आपका यूरोलॉजिस्ट आपके नंबर को बता सकता है कितने नंबर हैं। लेकिन इन एनी केस बेसिक बात क्या है कि प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब अगर प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है और फैल जाता है बॉडी में तो काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और एक ये बात ध्यान रखें कि प्रोस्टेट कैंसर जो डायग्नोसिस होता है बहुत बार अर्ली स्टेज में, जो हम लोग बात करते हैं ना, 2 चीज़ें वर्ड याद रखें आप। एक वर्ड होता है सिम्टम, एक वर्ड होता है साइन। सिम्टम का मतलब है कि पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, उसे हम सिम्टम बोल देते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम क्या हैं? सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेज में मामूली कोई सिम्टम है, किसी को थोड़ा सा पेन हो गया यूरिन पास करने में, कभी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो गई, कभी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई यूरिन करने की। बहुत रेयरली, कोई मेरे ख्याल में लेस देन 10% पेशेंट्स में वो ब्लड आ जाता है यूरिन में। कभी कभी कुछ पेशेंट को सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, लेकिन वो सेक्सुअल डिसफंक्शन को सोचते हैं कि वो तो 50, 60, 70 की एज में वैसे ही हो जाता है बहुत लोगों को। तो वो एक ये बात समझिए कि ज़्यादातर लोग अर्ली स्टेज में जानकारी हो नहीं पाती ठीक से कि सिम्टम या किस कंप्लेंट कहाँ से, किस टाइप की कंप्लेंट्स आती है, ज़्यादा नहीं मालूम पड़ता। इसी तरह से जब डॉक्टर जनरल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, तब भी ठीक से मालूम नहीं हो पाता। इसीलिए मेरा जो पहले का जो पिछले वीक का प्रोग्राम था पीएसए का, कि 50 के बाद में जब हम लोग पीएसए करते हैं हर पेशेंट की, मैन की,
और पीएसए जब बढ़ा हुआ रिजल्ट आता है 4 से ज़्यादा आता है, तब इसका अंदेशा होता है कि शायद से कहीं प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम आ गई है। तो ये एक ध्यान रखें। लेकिन ये है इसके साथ में कि अगर प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी फैल गया है, यानी कि बोन में चला गया, मान लीजिए कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रेक्टम में चला गया है, या कि ब्लैडर में चला गया, यूरिनरी ब्लैडर में, क्योंकि याद रखें कि प्रोस्टेट जहाँ बैठा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल उसके पास में है, रेक्टम भी उसके पास में है, और कुछ और लेट कर दिया तो वो प्रोस्टेट कैंसर लिम्फ नोड और उससे ब्लड से होता हुआ वो आपके लीवर में और बोन्स में सब जगह पे और जगह भी फैल सकता है। तो ज़्यादातर जो केसेस हैं, जो लेट केसेस हैं, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें सिम्टम इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो आइडिया क्या है कि अर्ली स्टेज में इस टाइप के कैंसर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले बताया, अर्ली स्टेजेस में पकड़ने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आप रेगुलरली पीएसए कराएं, और वो पीएसए आपको बताएगा कि कितना लेवल आपका जो है वो है पीएसए का, और अगर हाई है तो वो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ लेके जा रहा है आपको। अब एक बात ये याद रखें कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रोस्टेट के डॉक्टर के पास या स्पेशलिस्ट वैसे किसी के पास जाएंगे, तो मोस्टली जब पीएसए हाई होता है तो ज़्यादातर बात हम एडवाइज करते हैं पेशेंट्स को कि दी बेस्ट थिंग इज़ टू गो टू ए वेरी गुड यूरोलॉजिस्ट। और जैसे मैंने पहले बताया, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में बहुत फुल्ली ट्रेंड यूएसए से, अमेरिका से, इंग्लैंड से और इंडिया के भी ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट हैं। आजकल के ज़माने में 10, 12, 20 साल का एक्सपीरियंस है उनका, और प्रोस्टेट के कैंसर को वो डेली लाइफ में ट्रीट कर रहे हैं, और उनको मोस्टली को बहुत अच्छा आइडिया है कि प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए। अब बात ये आ गई कि एक तो पीएसए को मोस्टली जब जाएंगे तो यूरोलॉजिस्ट उसको दोबारा से शायद से रिपीट करेंगे, और वो ये जानना चाहते हैं कि पीएसए रियली हाई है या कि नहीं है। और उसके साथ में रेक्टम का एग्ज़ाम करेंगे, एग्जामिनेशन, तो प्रोस्टेट को फील करने की कोशिश की जाएगी। प्रोस्टेट बायोप्सी एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि प्रोस्टेट बायोप्सी से जब वो प्रोस्टेट का टिश्यू निकालते हैं और माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं, तब पता लगता है कि ये प्रोस्टेट के सेल हैं, वो क्या बता रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में। प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस उससे बन जाता है। इसके साथ साथ जो हैं वो बायोप्सी के साथ साथ बहुत बार मान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसके साथ में प्रोस्टेट का, और एमआरआई कराते हैं। तो 3, 4, 5 बातें करने के बाद में जो यूरोलॉजिस्ट है वो आपको डेफिनेटली आपका डायग्नोसिस बनाने में सफल हो जाते हैं। तो ये एक बात ध्यान रखें। इस बारे में ये ध्यान रखें कि बहुत लोग गलती से उसको इग्नोर कर देते हैं सिम्टम को, और सोचते हैं कि पीएसए बढ़ गया, ऐसे ही है, कोई खास बात नहीं है। ये गलती ऐसी ना करें, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर कैंसर पकड़ लिया तब तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे साल, 6 महीने, 2 साल अगर गुजर गए और कैंसर बढ़ता चला गया, या कि आप उसकी इसी दौरान में कहीं गलत अगर धारणा बना के और उसको ट्रीटमेंट नहीं लेते या उसको चेकअप नहीं कराते, या किसी और टाइप के ट्रीटमेंट में अगर आप फंस जाते हैं, तो याद रखें कि उसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं है, और उसका रिजल्ट जो है ना, वो जो ट्रीट करने वाले हैं यूरोलॉजिस्ट, उनको भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो जो आपका पहले इलाज करा सकते थे अर्ली स्टेज में, जबकि पीएसए सिर्फ 8, 10, 12 के आसपास था। अब अगर मान लीजिए पीएसए 20, 30, 50 हो गया है, तो देन इट इज़ ए वेरी बैड सिचुएशन, और काफ़ी लेट हो गया है मामला। समझिए आपने गलती कर दी है उसके अंदर, जल्दी ट्रीटमेंट ना करा के। अब यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि 2 बातें याद रखें। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, ग्लीसन स्कोर। एक ग्लीसन स्कोर का सिस्टम है कि सेल को, प्रोस्टेट के सेल को वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख के वो जान जाते हैं कि ग्लीसन स्कोर लोअर डिग्री का है या कि हायर का है। मान लीजिए कि 5 से कम है तो उसको लोअर बोल देते हैं, और ग्लीसन स्कोर अगर 8, 10, 12 से ज़्यादा है तो वो हाई ग्लीसन स्कोर माना जाता है। पर इस स्कोर की डिटेल के बारे में मैं आपको ले जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मामला, वो टॉपिक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके एक मोस्ट कॉमन लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। ग्लीसन स्कोर और प्रोस्टेट कैंसर की स्टेजिंग ये 2 अलग अलग बातें हैं छोटी सी। प्रोस्टेट के जो एक्सपर्ट हैं यूरोलॉजिस्ट, वो ग्लीसन स्कोर के बेसिस पे और लिम्फ नोड में और दूसरे जो स्कैन वगैरह जो कराते हैं और एमआरआई कराते हैं, बॉडी स्कैन भी कराते हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि प्रोस्टेट का कैंसर आपका
किस स्टेज पर है, स्टेज 1, 2, 3 और 4। जनरली स्पीकिंग 1 से लेके 4 स्टेज मानी जाती हैं प्रोस्टेट कैंसर की। नेचुरली 1 स्टेज या उससे कम का अर्ली स्टेज का है तो नेचुरली आपको बेटर सिचुएशन में है आप। जितनी ज़्यादा स्टेजिंग में आपकी आगे निकल गई है बात, उतना ही उस बात को अच्छा नहीं माना जाता। तो एक तो ये ध्यान रखें। अब बात आ जाती है कि ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो एक बात आती है कि 3-4 बातें हैं अवेलेबल। एक तो है सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी है या कि ओपन ओल्ड स्टाइल की सर्जरी है। वो दोनों के रिजल्ट थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन आपका यूरोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज और सिचुएशन के आपको सर्जरी या के दूसरे जो तरीके हैं, एक सर्जरी है, नंबर 2 है रेडिएशन ट्रीटमेंट, नंबर 3 है कि हार्मोन का ट्रीटमेंट। ये 3 मेन जो हैं वो तरीके हैं प्रोस्टेट के कैंसर को ट्रीट करने के। ये सब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। द सेम रूल डज नॉट अप्लाई टू एवरी पेशेंट। वो आपकी सिचुएशन अलग अलग है, उसके हिसाब से आपका यूरोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेगा कि आपके लिए सर्जरी बेटर है कि रेडिएशन थेरेपी बेटर है। ये याद रखें कि रेडिएशन और सर्जरी दोनों के स्पेशली सर्जरी में 2 तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक तो सेक्सुअल डिसफंक्शन होना, एक यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन की इनकॉन्टिनेंस, यूरिन का कंट्रोल ख़त्म हो जाना। ये 2 कॉम्प्लिकेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और दोनों कॉम्प्लिकेशन के बारे में आप प्रॉपरली यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें, उनसे पूछें कि रिस्क कितना ज़्यादा है। क्योंकि याद रखें कि जहाँ पे प्रोस्टेट है आपका, उस एरिया के पास से बहुत छोटी छोटी नर्व जा रही हैं जो कि प्रोस्टेट के थ्रू पास से निकलकर, और वो आपकी सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करती हैं, और दूसरा वो आपके यूरिनरी सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। और वो नर्व अगर डैमेज हो जाती है सर्जरी के दौरान में मान लीजिए या कि रेडिएशन की वजह से, तो नेचुरली उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। और आपको कुछ लोगों को देखने को मिलेगा कि यूरिन का कंट्रोल फिर वो सर्जरी के बाद या ट्रीटमेंट के बाद, रेडिएशन के बाद वो ख़त्म हो जाता है, एंड इट क्रिएट्स ए बिग प्रॉब्लम। इसी तरह से सेक्सुअल लाइफ भी आपकी वो ख़त्म हो जाती है उसके बाद में। तो ये दोनों टॉपिक आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट करने पड़ेंगे। रिस्क कितना ज़्यादा है, मोस्ट यूरोलॉजिस्ट आपको टोटल गारंटी नहीं दे पाएंगे, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट वो उन नर्व्स को बचा सकते हैं। स्पेशली अगर अर्ली स्टेज में अगर सर्जरी करा रहे हैं आप, तो आपको ये बेनिफिट है कि वो दोनों प्रॉब्लम के आपको कम होने के चांसेस हैं। अगर प्रोस्टेट कैंसर इधर उधर में और जगह फैल गया है तो हार्मोन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा या कि कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर प्रोस्टेट का कैंसर प्रोस्टेट से निकल कर अगर मान लीजिए ब्लैडर में, रेक्टम में, लीवर में, बोन्स में फैल गया है, देन इट इज़ ए बैड साइन। और ऐसे पेशेंट्स की यूजुअली 2 to 4 ईयर्स में डेथ हो जाती है। और जब बोन्स वगैरह में फैल जाता है तो लाइफ लॉन्ग के लिए जो बाकी की लाइफ रहेगी वो बहुत पेनफुल होती है। तो ये आप ध्यान रखें। इसलिए पहला और आखिरी एक ही बात है कि अवेयरनेस आप बढ़ाएं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, पीएसए की वैल्यू को समझें और जितना जल्दी हो सके उसको ट्रीट करा के और अर्ली ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठाएं। ट्रीटमेंट के बाद भी आप अपने यूरोलॉजिस्ट को हर 6 से लेकर 12 महीने के बाद में दिखाते रहें। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जितने भी कैंसर होते हैं इनका रिकरेंस होना, ये कैंसर दोबारा से आना, ये लाइफ में एक बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू हैव वेरी गुड यूरोलॉजिस्ट और अच्छे यूरोलॉजिस्ट की कंसल्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम को हल कराएं। लकीली अगर आप ठीक से ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो ये याद रखें कि लाइफ आपकी 8, 10, 12, 15, 20 साल आराम से चल सकती है। तो प्रॉब्लम तो है प्रोस्टेट कैंसर की, लेकिन इससे घबराएं नहीं। मोस्ट लाइकली ये कैंसर आपको किल नहीं करेगा अगर आपने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कराए हुए होते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम। और इसके साथ मैं आपको बंद करता हूँ इस बात को। थैंक यू।